नमस्कार साथियों, कलाम आरएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज से कलाम परिवार द्वारा एक नई सीरीज का प्रारंभ किया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आरएस प्री पीवाईक्यूज। इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं और ये सीरीज आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहने वाली है, आपकी तैयारी में किस प्रकार से ये सहायक रहेगी, आपकी रणनीति में परिवर्तन में भी ये किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है, उस चीज़ को जान लेते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो आरएस के अंदर जो प्री के जो पीवाईक्यूज हैं यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे उनका डिस्कशन करेंगे। और हम इनका डिस्कशन इस प्रकार से करेंगे कि जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को कंप्लीटली समझ लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो आगे के प्री के एग्जाम में आरएस में पूछे जा सकते हैं, अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से होंगे? ये क्वेश्चन वो होंगे जो यूपीएससी प्री के अंदर ऑलरेडी पूछे गए हैं। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आरएस प्री के अंदर जो यूपीएससी प्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एज इट इज रिपीट कर दिया जाता है या हूबहू उनको क्या कर लिया जाता है, पहुंच लिया जाता है। तो इसीलिए जो हमारे आज की ये रणनीति होगी जिसके अंदर हम पीवाईक्यूज की सहायता से हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी को नई रूपरेखा प्रदान करेंगे, अर्थात एक नई रणनीति प्रदान करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टॉपिक लेंगे वो सेक्शन वाइज लेंगे। अर्थात जैसे अगर इंडियन पॉलिटी का बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे संविधान सभा और संविधान का ऐतिहासिक विकास उससे संबंधित क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद में उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कम समय में आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे और उसके साथ में आप ये भी समझ पाओगे कि आरएस प्री के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डेप्थ लेवल भी क्या होता है। तो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है और जो राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे साथियों वो मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि केंद्रीय विधानसभा के जो इलेक्शन है निम्नलिखित में से कौन से चुनाव यानी कि निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो इसमें से 3 ऑप्शन में दे रखे हैं 1926, 1937 और 1945। आपको इनमें से क्या करना है कि करेक्ट आंसर ये ढूंढना है कि जो केंद्रीय विधानसभा के अंदर कौन से इलेक्शन 1919 के एक्ट से हुए थे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टेक्निकल टर्म दे रखा है कि केंद्रीय विधानसभा, अब केंद्रीय विधानसभा का किस प्रकार से हिस्टोरिकली एवोल्यूशन हुआ, अर्थात इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, उस चीज को जान लेते हैं। देखो 1853 के अंदर एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि क्या किया जाएगा कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में 1892 यानी 1892 का जो एक्ट आता है, इसमें यह लिखा गया कि इस विधानमंडल के अंदर यानी जो केंद्र की विधानमंडल होगी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को, कौन से सदस्यों को, गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा। क्वेश्चन उठा कि ये गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे, तो लिखा गया कि ये सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। लेकिन अब निर्वाचित में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी हो सकता है, लेकिन इसमें कहा गया कौन सा इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। उसके बाद में आता है 1909 का एक्ट। इसकी सहायता से जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं उनकी संख्या में क्या कर दी जाती है, बढ़ोतरी कर दी जाती है। उसके बाद में आता है 1919 का एक्ट, अर्थात 1919 का एक्ट। इसमें क्या प्रोविजन किया जाता है, इसमें यह प्रोविजन किया जाता है कि जो केंद्र की जो विधायिका होगी, इस केंद्र की विधायिका को हम क्या करेंगे, 2 भागों में विभाजित करेंगे। अर्थात केंद्र पर क्या कर दिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। कौन कौन सी केंद्र पर होगी, एक तो होगी राज्य परिषद होगी और दूसरी का क्या नाम होगा, केंद्रीय विधानसभा। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि 1919 तक केंद्रीय विधानसभा का विकास किस प्रकार से हुआ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा है सेंटर की असेंबली की बात की गई है, लेजिस्लेचर असेंबली की बात की गई है, ना कि प्रांत की असेंबली की बात की गई है। उसके बाद में देख लेते हैं कि निर्वाचन से संबंधित क्या प्रोविजन किए गए थे। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम 1919 का जो एक्ट है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो नंबर 1,
जितने भी 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो या 1858 का एक्ट हो, इनको पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि 1919 के अंदर क्या है कि संसदीय व्यवस्था से संबंधित किस प्रकार के प्रोविजन थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजन थे क्या। तो इसमें यह था कि क्या किया जाएगा, एक तो द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी, अभी अभी हमने देखा। और द्विसदनीय व्यवस्था में एक तो क्या होगी, राज्य परिषद होगी, स्टेट काउंसिल होगी, दूसरी क्या होगी, केंद्रीय विधानसभा। जो केंद्रीय विधानसभा है, इस केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया, वो निर्धारित किया गया साथियों 3 वर्ष का। जबकि जो राज्य परिषद है, उस राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। क्वेश्चन ये उठा कि इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। तो निर्वाचन के लिए ये कहा गया कि इनका निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट में की गई, 1919 के एक्ट में की गई। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से इनका क्या किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा। अब क्वेश्चन उठा कि चुनाव में सभी लोग भागीदार होंगे या कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया। ध्यान रखें कि 1919 के एक्ट में सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी लोगों को वोटिंग राइट्स प्रदान नहीं किया गया। केवल जो संपत्तिशाली जो लोग थे, अर्थात जिन लोगों की वार्षिक आय 10,000 रुपये से ज़्यादा थी, और जो टैक्स पेयर थे, अर्थात जो कर प्रदान कर रहे थे, और जो एजुकेटेड लोग थे, केवल उन्हीं को क्या किया गया, वोटिंग राइट्स प्रदान किया गया। तो इन प्रोविजन के तहत क्या होते हैं, इन जो ये प्रोविजन है, इन्हीं प्रोविजन के तहत क्या किया जाता है, इलेक्शन आयोजित करवाए जाते हैं केंद्रीय विधानसभा के। और कार्यकाल कितना वर्ष का था, 3 वर्ष का। तो अब हम ये देखते हैं कि ये निर्वाचन कब कब हुए थे। अब ये निर्वाचन आयोजित करवाए जाते हैं 1920 में, फिर 3 साल बाद में अर्थात 1923 में, फिर अगला 3 साल बाद में 1926 में, फिर 4 साल लग जाते हैं अर्थात 1930 के अंदर, फिर से 4 साल लग जाते हैं 1934 में, और फिर 1945 में। ध्यान रखें कि जो 1919 का एक्ट है, उस 1919 के एक्ट से केंद्रीय विधानमंडल के अंदर 6 बार इलेक्शन आयोजित करवाए गए थे। आगे के जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनमें कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि 1919 के एक्ट से कितनी बार इलेक्शन करवाए गए, केंद्र की विधानसभाओं में 6 बार इलेक्शन करवाए गए थे। अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचन 1919 के एक्ट के तहत कौन कौन से हुए। तो एक तो 1926 का हो गया, दूसरा 1945 का हो गया। अर्थात हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 और 3, अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर 1937 के निर्वाचन कैसे हुए, 1937 में केवल ध्यान में रखें कि प्रांतों के अंदर निर्वाचन हुए थे। प्रांतों में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। केंद्रीय विधानसभाओं में 1937 में इलेक्शन नहीं हुए थे, अभी तो केवल कहां पे इलेक्शन हुए थे, प्रांतों में इलेक्शन हुए थे। और इन इलेक्शन के अंदर 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने क्या बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी। और ये जो 1937 के अंदर जो चुनाव होते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं 1935 के एक्ट से। ये किसकी सहायता से आयोजित किए जाते हैं, 1935 के एक्ट से आयोजित किए जाते हैं। अब ये तो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस 1919 के एक्ट की और कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको भी जान लेते हैं। देखो, संसदीय प्रणाली से संबंधित प्रोविजन हमने देख लिए। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग ले सकते हैं और किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, ये भी हमने देख लिया। अब इससे में से सबसे जो महत्वपूर्ण था, इसके अंदर एक सिस्टम प्रारंभ किया गया, उसको बोलते हैं हम द्वैध शासन। उसको क्या बोलते हैं, द्वैध शासन। इस जो 1919 का एक्ट था दोस्तों, इसमें प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था, जबकि जो 1935 का एक्ट था, उस 1935 के एक्ट में प्रीएम्बल नहीं थी, अर्थात प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन की कौन सा शासन, उत्तरदायी शासन अर्थात रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करने का प्रयास करेगी। और इस 1919 के एक्ट को कौन सा एक्ट भी बोलते हैं, मोंटेग्यू
चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू कौन थे उस समय? भारत के शासन सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वाइसराय थे। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट को हम उत्तरदायी शासन अधिनियम एक्ट भी कहते हैं, तो ध्यान रखें कि जो 1919 का एक्ट है उसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्ट भी बोलते हैं। अब देखो, अगर द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी तो क्वेश्चन उठा कि कहां स्थापना की जाएगी, क्या केंद्र में स्थापना की जाएगी या प्रांतों में? तो 1919 के एक्ट की सहायता से प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना की गई। उसके बाद में क्वेश्चन उठा कि भाई ये द्वैध शासन है तो द्वैध शासन की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, कैसे की जाएगी? अब देखो, इसको समझते हैं। इसमें हुआ क्या कि जो केंद्र सरकार थी, इस केंद्र सरकार ने क्या किया कि कुछ विषयों को जो प्रांत थे उन प्रांतों को क्या कर दिया गया? अंतरित, यानी ट्रांसफर। क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया, या कुछ विषयों को केंद्र सरकार द्वारा किसको ट्रांसफर कर दिया गया? प्रत्यानियोजित कर दिया गया, यानी कि डेलीगेट कर दिया गया। किसको डेलीगेट कर दिया गया? प्रांतों को। 1919 के एक्ट की सहायता से केंद्र के द्वारा कुछ विषयों को राज्यों को, अर्थात उस समय के जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको क्या कर दिया गया? डेलीगेट कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया। याद रखें कि केंद्र और राज्यों के विषयों का डिवीजन नहीं किया गया है, केवल ट्रांसफर किया गया है। केवल क्या किए गए हैं? डेलीगेट किए गए हैं। और फिर क्या किया गया? जो ब्रिटिश प्रांत को जो विषय दिए गए थे, इन ब्रिटिश प्रांत को जो विषय दिए गए थे उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। उनको दो भागों में किस प्रकार विभाजित किया कि कुछ विषय तो थे उनको बोला गया आरक्षित विषय, कुछ विषयों को क्या बोला गया? आरक्षित विषय, और कुछ को बोला गया अंतरित विषय अर्थात ट्रांसफर विषय बोल सकते हैं, या अनारक्षित विषय भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन उठा कि आरक्षित विषयों पर शासन किस प्रकार से किया जाएगा और अनारक्षित विषयों पर शासन किस प्रकार से किया जाएगा। जो आरक्षित विषय थे, इन आरक्षित विषयों पर जो शासन किया जाता था वो जो ब्रिटिश प्रांत थे उस ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? गवर्नर के द्वारा। और ये गवर्नर क्या करता था? अपने जो कार्यकारी परिषद है उस कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन संचालित करता था आरक्षित विषयों पर। जबकि जो अंतरित विषय थे वो, या जो ट्रांसफर विषय थे, ट्रांसफर विषयों पर शासन किसके द्वारा किया जाता था? जो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, जो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, इन्हीं विधानसभाओं में से क्या बनते थे? भारत के लोग मंत्री बनते थे। क्या बनते थे? मंत्री बनते थे। और वो मंत्री क्या करते थे? जो अंतरित विषय हैं उन विषयों पर क्या करते थे? एग्जीक्यूट करते थे, अर्थात उन विषयों पर कानून बना के उनको पालना करवाने की कोशिश करते थे। और ये जो मंत्री है वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? ब्रिटिश अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? जो ब्रिटिश प्रांतों के अंदर जो विधान मंडलें थी या जो विधानसभाएं थी उनके प्रति क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार से क्या किया गया? द्वैध शासन की सहायता से प्रांतों के जो विषय थे उनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, और आधे विषयों को तो क्या बना दिया गया? आधे विषयों को आरक्षित कर दिया गया और आधे विषयों को क्या कर दिया गया? अनारक्षित कर दिया गया। और जो आरक्षित विषय थे उन विषयों के लिए क्या नहीं थे? उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। जबकि जो ट्रांसफर विषय थे उन ट्रांसफर विषयों के लिए जो मंत्री होते थे वो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उनके प्रति क्या होते थे दोस्तों? उत्तरदायी होते थे। अब क्वेश्चन ये भी उठा कि ये आरक्षित विषय कौन से थे और अनारक्षित विषय कौन से थे? आरक्षित विषय कौन से थे और अनारक्षित विषय कौन से थे? अनारक्षित बोल सकते हैं या ट्रांसफर बोल सकते हैं या अंतरित विषय बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को अपने पास में रखेगी, और जहां से पैसा आने वाला है उस विषय को क्या करेगी? अपने पास में रखेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर अर्थात पुलिस को ब्रिटिश गवर्नर ने अपने पास रखा, न्याय प्रशासन को भी किसके पास में रखा? अपने पास में रखा। एग्रीकल्चर से
क्या आता था उनको, भू राजस्व आता था, तो एग्रीकल्चर को अपने पास में रखा और लैंड रेवेन्यू को के विषय को भी क्या रखा, अपने पास में रखा, और जो सिंचाई का विषय है वो भी क्या रखा इन्होंने, अपने पास में रखा। लेकिन अनारक्षित विषय में क्या कर दिया गया, वे विषय जिनसे क्या हो, जो ब्रिटिश सरकार के लिए क्या कर रहे थे, भार के सब्जेक्ट थे, अर्थात जिनसे उन पर क्या पड़ रहा था, वित्तीय भार महसूस कर रहे थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, ट्रांसफर कर दिया। अर्थात जो स्थानीय स्वशासन के मुद्दे थे, जो लोकल गवर्नेंस से संबंधित जो इश्यू थे, या जो शिक्षा से संबंधित मुद्दे थे, या जो चिकित्सा का जो विषय था, ये किनको ट्रांसफर कर दिया गया दोस्तों, ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाएं उन पर कानून बनाती थी, और वो जो भारत के जो लोग होते थे, वो मंत्री, वो क्या करते थे, उनको एग्जीक्यूट करते थे, और वो मंत्री क्या होते थे, ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं होती थी उनके प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। तो ये तो हमने समझा कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन का तात्पर्य हुआ कि एक तो विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। और उत्तरदायी शासन किसका पार्ट है साथियों, संसदीय शासन। किसका पार्ट है, संसदीय शासन प्रणाली का पार्ट है। अर्थात भारत के अंदर जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, या जिस प्रकार के संविधान के स्वरूप को अपने अपनाया है, वो एक दिन में नहीं बना साथियों। उसके लिए एक बहुत बड़ी पीछे की कहानी है, और उस पीछे की कहानी के अंदर 1919 के एक्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है। उसके अलावा इस 1919 के एक्ट में और भी कोई प्रोविजन थे क्या, वो भी देख लेते हैं। अब देखो, क्लासिफाई करना है तो हम देख लेते हैं कि कोई संवैधानिक संस्था जो वर्तमान समय में एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रकार की कोई संवैधानिक संस्था की बात की गई थी क्या? हाँ, तो इसमें एक संवैधानिक संस्था की बात की गई, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई। उसके बाद में 1923 के अंदर एक ली आयोग बैठता है, और उस ली आयोग की सिफारिश पर 1926 से क्या करता है, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली का भी कुछ किया गया है क्या? हाँ, हम थोड़ा पृथक निर्वाचन प्रणाली की हिस्ट्री देख लेते हैं कि सबसे पहले 1909 का जो एक्ट था, 1909 का जो एक्ट था, उसकी सहायता से मुस्लिम समुदाय, इसको क्या किया गया, पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। पृथक निर्वाचन में क्या होता था कि जिस समुदाय को ये राइट्स दिए जाते थे, यानी प्रथम निर्वाचन प्रदान किया जाता था, केवल उसी समुदाय के लोग खड़े होते थे, और जो वोटिंग का राइट होता था केवल उसी कम्युनिटी के लोगों को होता था। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी बोला जाता है। पृथक निर्वाचन को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये भी बोला जाता है। अब फिर जो 1919 का एक्ट आया, उसकी सहायता से क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। और ये विस्तार करके किसको प्रदान कर दिया गया, ये सिख समुदाय को भी पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया, ईसाई कम्युनिटी को भी प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा जो यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे उनको भी ये प्रदान कर दिया गया, और जो एंग्लो इंडियन थे अर्थात आंग्ल भारतीय थे उनको भी ये प्रदान कर दिया गया। और जो 1935 का जो एक्ट था, इस 1935 के एक्ट से क्या कर दिया गया दोस्तों, ये पृथक निर्वाचन का नाम चेंज करके उसको बोल दिया गया आरक्षित विषय, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। कुल मिला के नाम चेंज था, और लेकिन इसी का क्या था, वो एक प्रकार का विस्तार था। और ये किस किस को प्रदान कर दिया गया, महिलाओं को, इसके अलावा जो दलित समुदाय है उनको प्रदान कर दिया गया है, इसके अलावा जो मजदूर समुदाय हैं उनको भी क्या कर दिया गया, आरक्षित निर्वाचन स्वीकार दे दिया गया। इसमें और इसमें केवल इतना चेंज था कि इसमें कुछ समुदायों के लिए सीटें फिक्स कर दी गई, और सीटें फिक्स करने के बाद में वोटिंग राइट सभी को था, यानी उस समुदाय के लोगों को सभी क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। तो ये हमने समझा 1919 के एक्ट को, और हम अब आगे देखेंगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है और वो हमारे डिस्कशन से क्या कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता है, यानी कि 1935 का एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, 1935 एक्ट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन यानी जितनी भी जो जानकारी है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में देख लेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमने डिस्कस कर लिया है क्या। 1935 का एक्ट, अब देखो, ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जितने भी संवैधानिक रिफॉर्म किए गए या संवैधानिक सुधार किए गए उसमें से सबसे बड़ा एक्ट था साथियों। इसके अंदर कुल 14 भाग थे, 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। जैसे वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है और 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूची हैं, उसी प्रकार इसके अंदर ये चीजें थी। और सबसे मेन चीज का ध्यान रखना है कि 1935 के एक्ट के अंदर प्रस्तावना नहीं उल्लेखित थी, जबकि 1919 के एक्ट के अंदर प्रस्तावना उल्लेखित थी। उसके बाद जो 1935 के एक्ट की सबसे बड़ी बात है वो है संघवाद से संबंधित प्रावधान, यानी कि फेडरलिज्म से रिलेटेड किस प्रकार के प्रोविजन थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से 1919 के एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन किसके हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं, वो है संसदीय प्रणाली से संबंधित, उसी प्रकार से जो 1935 का एक्ट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो किसे है, फेडरलिज्म से रिलेटेड। इसके अंदर इसकी जो धारा 5 थी, उस धारा 5 में इसके अंदर लिखा है कि इंडिया क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत महासंघ। ध्यान दे कि इसकी जो सेक्शन नंबर 5 है उसके अंदर भारत महासंघ लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यूपीएससी द्वारा और आरपीएससी द्वारा बार बार जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें अखिल भारतीय शब्द लिखा जाता है उसको सही मान लिया जाता है, लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसकी सेक्शन 5 में केवल लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया फेडरेशन है, नहीं लिखा है। अब देखो क्वेश्चन ये उठा कि भाई अगर भारत में संघवाद होगा तो ये संघवाद किन किन के मिलने से बनेगा, ये जो फेडरलिज्म बनेगा ये संघवाद किन किन के मिलने से बनेगा। तो उस समय किस भारत के शासन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक जगह थी ब्रिटिश प्रांत थे, शासन की इकाइयों को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया था, ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतें थी और क्या थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो ये लिखा गया कि भाई इन तीनों के मिलने से क्या बनेगा, इन तीनों के मिलने से क्या बनेगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन इसमें समस्या कहाँ पे आई, समस्या यहाँ पे आई कि देशी रियासतों ने भारत के फेडरेशन में शामिल होने की रुचि नहीं दिखाई। इस कारण से कभी उन आज़ादी से पहले कभी भारत का जो संघवाद का स्वरूप है वो क्या नहीं बन नहीं पाता या वो सक्सेस नहीं बन पाता है। तो 1935 के एक्ट में फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान थे, लेकिन ये प्रोविजन कभी नहीं बन पाता है, अर्थात भारत कभी फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं बन पाता है, क्योंकि उल्लेख था कि देशी रियासतों के कम से कम 50% जो वहाँ से आने वाले जो सदस्य हैं वो सदस्य क्या करें, इस एक्ट को रेटिफाई करें, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी अभिपुष्टि नहीं की। अब देखो, अब संघवाद का तात्पर्य क्या होता है, फेडरलिज्म का तात्पर्य ये होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, अर्थात शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन होगा तो शक्तियों का विभाजन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें संघ सूची बनानी पड़ेगी, एक बनानी पड़ेगी प्रांतीय सूची और एक क्या बनानी पड़ेगी, समवर्ती सूची। तो कौन से एक्ट के अंदर संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची से संबंधित प्रोविजन थे? तो रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिंक करो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड प्रोविजन कौन से एक्ट में थे, 1935 के एक्ट में। तो फेडरलिज्म का तात्पर्य होता है डिवीजन ऑफ पावर, और तो विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा तो संघ सूची बनाई जाएगी, प्रांतीय सूची बनाई जाएगी और समवर्ती सूची बनाई जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर इन तीनों के अंदर भी कोई विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है तो उन विषयों का उल्लेख कहाँ किया जाएगा, तो उन विषयों का उल्लेख होगा अवशिष्ट सूची में। किसके अंदर होगा, अवशिष्ट सूची के अंदर। तो अवशिष्ट सूची किसको प्रदान की गई, अवशिष्ट सूची प्रदान की गई
साथियों याद रखने की बात है कि गवर्नर जनरल को, क्योंकि शक्तिशाली संघ की बात की गई थी 1935 के एक्ट में, अगर शक्तिशाली संघ बनाना है तो जो अवशिष्ट विषय हैं वो अवशिष्ट विषय किसको प्रदान कर दिए गए, गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिए गए। लेकिन जब 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आता है, उस कैबिनेट मिशन में जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको प्रदान कर दिए जाते हैं, राज्यों को प्रदान कर दिए जाते हैं। लेकिन जो भारत का संविधान बन के तैयार होता है और संविधान के बाद में हम जो अवशिष्ट विषय थे हमने आर्टिकल 248 के तहत किसको प्रदान कर दिया साथियों, संघ सरकार को, संघ को प्रदान कर दिया था। उस पर जो कानून बनाएगी वो संघ की विधायिका बनाएगी और उन कानूनों को लागू कौन करेगी, संघ की कार्यपालिका करेगी। तो ये तो हमने देखा 1935 के एक्ट में फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट था। तो अब हम देखते हैं क्या न्यायपालिका से रिलेटेड कोई प्रोविजन थे क्या 1935 के एक्ट में। तो जुडिशरी से रिलेटेड ये प्रोविजन था कि इसमें बोला गया कि हम क्या करेंगे, एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, अर्थात संघीय न्यायालय बनाएंगे। संघीय न्यायालय क्यों बनाएंगे, संघीय न्यायालय इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम संघवाद को अपना रहे हैं, और संघवाद को अपना रहे हैं तो निश्चित है कि ब्रिटिश प्रांतों के बीच में और सेंटर के बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगी। तो उसका समाधान करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यायपालिका चाहिए। तो न्यायपालिका चाहिए तो उस न्यायपालिका का नाम क्या रखा, फेडरल कोर्ट। और इस फेडरल कोर्ट का कार्य क्या था, इस फेडरल कोर्ट का कार्य था केंद्र और राज्यों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है तो उस विवाद का क्या करना है, समाधान करना है। अब ये फेडरल कोर्ट कब तक कार्य करता रहा, ये कार्य करता रहा साथियों 27 जनवरी 1937 के अंदर ये बनके तैयार होता है और 27 जनवरी 1950 तक ये कार्य करता है। उसके बाद में 28 जनवरी 1950 के अंदर हम क्या करते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा एक चीज जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 के एक्ट से नहीं की गई थी, अपितु इसकी स्थापना की गई थी 1934 के अंदर। एक एक्ट आता है आरबीआई एक्ट, उसकी सहायता से। किसकी सहायता से की गई थी, आरबीआई एक्ट 1934 की सहायता से। तो ये चीजें हैं दोस्तों 1935 के बारे में। और एक चीज और रह गई है, वो है द्वैध शासन। अब देखो द्वैध शासन, इसको वापस हम बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि 1919 के एक्ट से द्वैध शासन की स्थापना कहां पे की गई, प्रांतों में स्थापना की गई। लेकिन 1935 के एक्ट से क्या कर दिया जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और वहां पे पूर्ण उत्तरदायी क्या कर दी जाती है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाती है। अर्थात प्रांतों से संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, वहां की विधानसभाओं से बनने वाले जो मंत्री हैं उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। और सभी मंत्री हैं वो क्या होंगे, वहां की विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो 1935 के एक्ट से क्या कर दिया गया, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रांतों को क्या कर दी गई, स्वायत्तता, यानी प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, प्रांतीय विषय हैं उन पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और प्रांतीय विषयों से संबंधित जो कानून है उनको लागू भी कर सकते हैं। लेकिन जो द्वैध शासन है 1935 के एक्ट से क्या कर दिया जाता है, केंद्र में 1935 के एक्ट से क्या कर दिया जाता है, सेंटर में द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है। सेंटर में किसकी स्थापना कर दी जाती है, द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है। द्वैध शासन का वही तात्पर्य हुआ कि फिर से क्या कर दिया जाता है, आरक्षित और अनारक्षित विषयों में क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की आज़ादी का स्वरूप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 1919 के एक्ट से क्या किया गया, प्रांतों को आधी आज़ादी दी गई। 1935 के एक्ट से क्या किया जा रहा है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। और फिर 1935 के एक्ट में क्या किया गया, जो केंद्र है, सेंटर है, वहां पे क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि केंद्र को भी क्या कर दी गई, आधी आज़ादी, केंद्र को भी क्या दे दी गई, आधी आज़ादी दे दी गई। तो ये प्रोविजन है हमारे 1935 के एक्ट से रिलेटेड। अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं साथियों, कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है पूछा है। अब देखो,
अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, इसमें क्या लिखा है कि ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है। हाँ, क्योंकि प्रांतों में किसकी समाप्ति कर दी गई? द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। किसकी समाप्ति कर दी गई? प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, इसलिए ये क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता का मुद्दा था। इसके अलावा जो संघवाद यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई, और फेडरेशन ऑफ इंडिया में क्या किया जाता है? राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है कि वो अपने विषयों पर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, और उन विषयों से संबंधित जो कानून है उनको लागू भी कर सकते हैं। लेकिन जो 1919 का एक्ट था, यानी जो 1919 का जो एक्ट था, इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि केंद्र के द्वारा कुछ विषयों को राज्यों को क्या किया जा रहा है? अंतरित किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है या डेलीगेट किया जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसके अंदर भारतीय महासंघ इन फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन था, लेकिन मैंने बोला है ना, इसमें अखिल वर्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने इसको सही माना है। फिर इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सही बात है। और वो द्वैध शासन की प्रणाली कहाँ पे लागू कर दी गई? वो कहाँ पे लागू कर दी गई? सेंटर में लागू कर दी गई। उसके बाद में जो अवशिष्ट विषय हैं, जो रेसिड्यूसरी पावर्स हैं, वो किसको प्रदान की गई? प्रांतीय विधायकों ये अर्थात प्रांतीय विधानसभा को प्रदान की गई। ऐसा नहीं है। वो किसको प्रदान की गई? वो प्रदान की गई गवर्नर जनरल को। किसको प्रदान की गई? लेकिन मैंने बताया अभी आपको, कैबिनेट मिशन के द्वारा अवशिष्ट सूची किसको प्रदान की जाती है? राज्यों को। और वर्तमान में जो आर्टिकल 248 है, उसके अकॉर्डिंग ये पावर किसके पास में है? ये पावर है संघ सरकार के पास में। तो फिर हमारा करेक्ट इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ये। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला है कि सेक्शन 5 के अंदर जो 1935 एक्ट है, उसकी सेक्शन 5 के अंदर लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो की ऐसा नहीं लिखा है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी आरपीएससी ने जो आंसर सही माना है वो डी है, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगले जो हमारे 2 क्वेश्चन होंगे वो भारत की संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य। भारत की संविधान सभा देखो 1940 के अंदर आता है अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में ये लिखा जाता है कि भारतीयों के द्वारा अपना संविधान तैयार करने का क्या दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद में 1942 के अंदर आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसके अंदर स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए जो संविधान तैयार करना है, उस संविधान तैयार करने के लिए किसका गठन किया जाएगा? संविधान सभा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले कब स्वीकार किया जाता है? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो हमारी संविधान सभा बनती है वो बनती है 1946 के कैबिनेट मिशन से। अब इस कैबिनेट मिशन के अंदर क्या बोला गया? वही कि भारतीयों का संविधान बनाने के लिए किसका गठन किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाएगा। और इस क्वेश्चन उठा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो मेंबर आएंगे, वो सदस्य आएंगे, वो कैसे आएंगे? तो बोला गया कि कुछ सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, और कुछ सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। कुछ सदस्य तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। निर्वाचन में क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है क्या? नहीं। ध्यान रखें कि संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित होकर नहीं आए थे, अभी तो कौन सी प्रणाली से आए थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। और इसी के अंदर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया था। तो जो निर्वाचित सदस्य आए थे, वो निर्वाचित सदस्य किस प्रकार के इलेक्शन प्रोसेस आए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से। अब देखो, इसमें यह प्रोविजन था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? एक संविधान सभा का सदस्य आएगा। तो जो ब्रिटिश प्रांत है, जो ब्रिटिश प्रांत से जितने भी सदस्य आए, वो किस प्रकार से आए? निर्वाचित होकर आए। लेकिन जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों में क्या था? वहाँ के राजाओं को ये छूट थी कि वो क्या कर सकते हैं? वहाँ से क्या कर सकते हैं? सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन देसी रियासतों में भी जहाँ पे कोई, अगर वहाँ पे विधानसभा चल रही है या कोई नगरीय निकाय चल रहे हैं, तो कुछ सदस्य वहाँ से भी किस प्रकार से आए? निर्वाचित होकर आए। और जो
चीफ कमिश्नरीज थी, यानी जो अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था या दिल्ली का जो क्षेत्र था, उसमें से अजमेर मेरवाड़ा और दिल्ली में से तो सदस्यों को सीधा सीधा मनोनीत कर दिया गया, लेकिन जो कुर्ग है जो कर्नाटक में है वहाँ से सदस्यों को क्या किया गया दोस्तों, निर्वाचित किया गया। तो ये तो वन किस प्रकार से सदस्य आएंगे। उसके बाद में हम इस संविधान सभा की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा विशेषताओं से पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा इसका जो बैठकें आयोजित होती है, कौन कौन सी बैठक कब आयोजित की जाती है और उसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है 9 दिसंबर 1946 को, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इनको क्या कर लिया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। इनको निर्वाचित किया जाता है, किसके रूप में निर्वाचित किया जाता है, अस्थायी सभापति, यानी सभापति वर्ड यूज किया गया है, चेयरमैन वर्ड यूज किया गया है। टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, किसको बनाया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। उस समय भारत के जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव से पूछा गया कि आप बताइए कि किस प्रोसेस पर के आधार पर हम संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाना है वो कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं विभिन्न संविधानों को देखता हूं तो उसमें क्या चलता है कि जो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है, यानी जो वरिष्ठ जन होता है, उसी को क्या बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इनको बनाया गया। तो इनका क्या हुआ था, ध्यान रखें, इनका निर्वाचन हुआ था, मनोनयन नहीं हुआ था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई मेरी सहायता करने के लिए क्या होना चाहिए, एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। अस्थायी क्या होना चाहिए, उपाध्यक्ष नहीं, उपसभापति। तो इनके द्वारा मनोनयन किया जाता है। ये मनोनयन किनको किया जाता है, एजी फ्रैंक एंथनी, यानी फ्रैंक एंथनी आप नाम याद रख सकते हो कि अस्थायी उपसभापति किनको बनाया गया था, फ्रैंक एंथनी को बनाया गया था। ये मनोनीत किए गए थे। मनोनीत किसके द्वारा किए गए थे, जो सभापति थे उनके द्वारा। उसके बाद में दूसरी बैठक होती है साथियों 10 दिसंबर को, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। तीसरी बैठक, यानी जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर को। इस दिन क्या कर लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया जाता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष क्या कर लिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान देखो, शब्दावलियां चेंज है, यहाँ पे अध्यक्ष वर्ड लिखा है जबकि यहाँ पे क्या है, सभापति है अर्थात प्रेसिडेंट। उसके बाद में 12 दिसंबर को बैठक होती है, उसमें भी कोई खास डिसीजन नहीं है। उसके बाद में 5वीं बैठक होती है 13 दिसंबर को, जिसमें आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। और ये आगे चल के उद्देश्य प्रस्ताव किसका रूप ले लेता है, भारत की उद्देशिका का रूप ले लेता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट हमें कौन सी याद रखनी है, वो रखनी है 22 जनवरी 1947। इसके दिन क्या कर लिया जाता है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद में आपको डेट याद रखनी है इसके 5 दिन बाद की, 27 जनवरी 1947। इसके दिन क्या कर जाता है, एस.सी. मुखर्जी, नाम क्या है, एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी को क्या बना लिया जाता है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष। और ये उपाध्यक्ष क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, जबकि जो उपसभापति बने थे वो क्या थे, मनोनीत थे। उसके बाद में आपको कौन सी डेट याद रखनी है, आपको डेट याद रखनी है कि 29 अगस्त 1947। इस दिन क्या किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्योंकि बी.एन. राव जो कि भारतीय संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, तो इन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में क्या किया, जो संविधान था उसका एक प्रारूप प्रस्तुत किया। तो उस प्रारूप की समीक्षा करने के लिए संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। और 30 अगस्त को इस प्रारूप समिति ने क्या बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होंगे, अर्थात इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन की सहायता से क्या बना लिया, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो यह तो जो महत्वपूर्ण डेट है वो हमने देखी। उसके अलावा आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या बोला जाता है कि इस प्रकार से हम अपने संविधान को क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्म समर्पित करते हैं। और 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को क्या कर लिया जाता है साथियों, हमारे इस संविधान को लागू कर दिया जाता है और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन जाता है। अब हम क्या देखेंगे, इस संविधान सभा से संबंधित कुछ विशेषताएं देख लेंगे। संविधान सभा की विशेषताएं, किसकी विशेषताएं देख रहे हैं साथियों, संविधान सभा की। नंबर एक में हमने देख लिया कि जो निर्वाचन होगा तो निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। 10 लाख की सदस्यों पर एक संविधान सभा का सदस्य क्या होगा, निर्वाचित होकर आएगा। इसके अलावा जो मनोनयन होगा वो मनोनयन यानी कि वो भी किस प्रकार से किया जाएगा, वो भी हमने देख लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर निर्णय किस प्रकार से लिया जाता था, डिसीजन किस प्रकार से लिया जाता था। क्या मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन लिया जाता था क्या, कि भाई 10 सदस्य हैं, अगर 6 सदस्य एक तरफ हो गए तो वो निर्णय स्वीकार कर लिया जाएगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं किया गया। अपितु संविधान सभा द्वारा जितने भी डिसीजन लिए गए वो डिसीजन किसके आधार पर लिए गए, सर्वसहमति के आधार पर। सर्वसहमति के आधार पर लिए गए, बहुमत के आधार पर नहीं। ध्यान रखें, बहुमत के आधार पर डिसीजन नहीं लिए गए। किसके आधार पर लिए गए थे, सर्वसहमति के आधार पर। और सर्वसहमति के आधार पर डिसीजन भी नहीं लिए गए, अपितु हमारी संविधान सभा द्वारा किसका सिद्धांत अपनाया गया, समायोजन का सिद्धांत अपनाया गया। समायोजन का सिद्धांत किस प्रकार से अपनाया गया, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए संविधान सभा के कुछ सदस्य बोल रहे हैं नहीं, भारत में एकात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए, और कुछ सदस्य क्या बोल रहे हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली का दोनों के स्वरूप को मिलाते हुए अर्ध संघीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जैसे कि केसी वेयर ऐसा बोलते भी हैं भारत के संविधान के बारे में। तो ये हुआ दोस्तों, समायोजन किया गया। इसके अलावा हमने संविधान सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए इसने क्या बनाई, अनेक प्रकार की समितियां बनाई। क्या बनाई दोस्तों, कार्यों को संचालन करने के लिए संविधान सभा ने क्या की, समितियों का गठन किया। अब ये देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण समितियां कौन सी थी। सब समितियां याद करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो हमारी संविधान सभा है उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि अभी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा अब देखो, जब संविधान सभा के अध्यक्ष हैं तो संविधान सभा को संचालित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो जो नियम निर्माण समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, उनके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इन नियमों का क्या करना पड़ेगा, संचालन भी करना पड़ेगा। तो संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा एक राष्ट्रीय ध्वज, इसको आप याद रखें, बार बार ये पूछते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, संचालन समिति के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो कार्य संचालन से संबंधित जो समिति बनी उनके अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी। वो कौन थे, के.एम. मुंशी थे। ये एक अलग फैक्ट जो आपको यहाँ पे इंटरलिंक करके याद रखना है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी बात कर लेते हैं। ये क्या थे बताओ, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो राज्यों के तो प्रधानमंत्री भी यही होंगे ना, और जो संघ है संघ के प्रधानमंत्री भी यही होंगे। तो राज्यों के प्रधानमंत्री थे तो राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखो, राज्य समिति इसलिए बनाई गई ताकि क्या किया जा सके, जो देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों से क्या किया जा सके, वार्तालाप की जा सके। संघ शक्ति समिति, इसका सर्जन इसलिए किया गया ताकि क्या बनाया जा सके, संघ को शक्तिशाली बनाया जा सके। उसके अलावा संघ संविधान समिति का सर्जन इसलिए किया गया ताकि क्या किया जा सके, संघ के संविधान का निर्माण किया जा सके। उसके अलावा सरदार वल्लभ पटेल की बात कर लेते हैं, पटेल जी की बात कर लेते हैं। तो पटेल जी किनके अध्यक्ष थे, जो प्रांतों से रिलेटेड जो समिति थी, जो प्रांतीय समिति,
जो प्रांतीय समिति थी, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो समिति बनी थी, उनके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखो, उसके अलावा जो मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी, उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जबकि जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के क्या थे? पहले उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि किस प्रकार से आए थे? इलेक्टेड होकर आए थे, अर्थात उनका भी क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपको पता ही है कि वो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इतने भी फैक्ट अगर आपको, इन समितियों के अगर इतने भी फैक्ट आपको याद है, तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड की सहायता से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि संविधान सभा से संबंधित जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे साथियों। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे। कि नंबर 2 स्टेटमेंट देखो पहले, कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नंबर 2 गलत, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि जो संविधान सभा के सदस्य आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से निर्वाचित होकर आएंगे। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम जाए तो ये गया और ये गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर बाकी स्टेटमेंट आप नहीं भी पढ़ो तो ये कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो हमने अभी पढ़ा है कि अनेक प्रकार की समितियां थी। इसके अलावा ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। हालांकि आलोचना ये की जाती है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कि ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि संविधानिक क्या थी? संविधान सभा ही क्या थी? कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही क्या थी? संविधान सभा थी। लेकिन फिर भी इसके अंदर विभिन्न पार्टियों एवं दबाव समूह की उपस्थिति थी। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग पार्टी की उपस्थिति थी आज़ादी से पहले, उसके बाद में भी जो प्रारूप समिति थी साथियों, उस प्रारूप समिति के अंदर केवल एकमात्र के मुंशी ऐसे सदस्य थे जो कि किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे। बाकी अलग अलग दबाव समूह से संबंधित थे। जिस प्रकार से हंसा मेहता की बात की जाए तो हंसा मेहता एक महिला थी जो कि अखिल भारतीय महिला संघ था, उसकी अध्यक्ष थी। और जो पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी साथियों किससे संबंधित थे? जो शेड्यूल कास्ट का जो फेडरेशन था उससे संबंधित थे। तो ये भी करेक्ट हो गया। और ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो सही बात है भाई, नहीं थी। तो 1 और 4 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि सही मिलान करनी है हमें। एक तरफ लिखा है संविधान सभा की से संबंधित जो समिति है, दूसरी तरफ लिखा है उनके अध्यक्ष के बारे में लिख रखा है। अब देखो, इधर है फंडामेंटल राइट से जो संबंधित जो समिति थी, अभी देखा है उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो इसके अंदर 4 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे है कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति से संबंधित कौन थे? के मुंशी। तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। मैंने कहा संघ जहां पे भी आए तो संघ शक्ति समिति या संघ के संविधान से संबंधित जो समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर वाला। उसके बाद में है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अभी मैंने बताया कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एसी मुखर्जी थे। कौन थे? एसी मुखर्जी थे। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखना है कि इसके बाद में, आजादी के बाद में, विभाजन के बाद में एक अध्यक्ष और बनाए गए थे। वो अध्यक्ष थे वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। और ये वीटी कृष्णमाचारी कौन थे? जो राजस्थान की जयपुर रियासत से
संविधान सभा के अंदर सदस्य थे। राजस्थान में कहाँ से थे ये? जयपुर रियासत से। और जयपुर रियासत से और कौन सदस्य थे? एक हीरालाल शास्त्री थे, एक सरदार सिंह थे, 3 सदस्य थे। तो पहले उपाध्यक्ष कौन हो गए? एसी मुखर्जी, यानी कि नंबर 4। उसके बाद में बोला है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, अभी मैंने बताया कि जो के.एम. मुंशी है वो के.एम. मुंशी जो हमारी प्रारूप समिति थी उसमें एकमात्र कौन थे? कांग्रेसी सदस्य थे, यानी कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। उसके बाद में राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। कहाँ से संबंधित थे? ये जयपुर की रियासत से संबंधित है। एक फैक्ट आप यहाँ पे याद रखें कि राजस्थान से संविधान सभा के अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो राज्यसभा की साइट के अनुसार कुल कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। ये फैक्ट कभी भी पूछा जा सकता है आगे के एग्जामों में। उसके बाद में संघ संविधान समिति, तो संघ शब्द आ गया, तो संघ शब्द आते हैं कि किनके पास में जाना है? नेहरू जी के पास में। तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। तो क्या हो गया? 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये संविधान सभा का हमने डिस्कशन भी कर लिया और संविधान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हमने वो भी देख लिए। अब देखो, अब है एक तरफ लिखा हुआ है संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ लिखा हुआ है उनका स्रोत क्या है। नंबर इधर से हम देखने का प्रयास करते हैं ब्रिटिश संविधान। अब देखो, ब्रिटिश संविधान से हम कौन कौन से प्रोविजन लेंगे जो वहां पे होंगे, तो वहां पे किस प्रकार की शासन प्रणाली है वो देख लेते हैं। वहां पे है संसदीय शासन प्रणाली, वहां पे है एकात्मक शासन प्रणाली। तो भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली से जितने भी प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अब आपको कोई पूछ ले कि बताओ मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रोविजन कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारत के जो संसदीय समितियां हैं उन संसदीय समितियों का प्रोविजन कहां से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर पूछ ले कि जो पर्सन काल का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा ये सब पूछा जा सकता है कि जैसे संसदीय विशेषाधिकार जो सांसदों को प्राप्त होते हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा कुछ एकात्मक प्रावधान, क्योंकि वहां पे एकात्मक शासन प्रणाली है, तो एकात्मक प्रावधान जैसे एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एकल नौकरशाही अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं का कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा एकल न्यायपालिका या एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके अलावा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीजें ली गई है? तो कनाडा के अंदर है दोस्तों संघीय प्रावधान, क्योंकि कनाडा के अंदर जो संविधान है वहां पे क्या अपनाया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। जो हमारे आर्टिकल 1 के अंदर लिखा है ना, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो, इसमें अगर पूछा जाए कि इस भारत में संघ शक्तिशाली होगा, तो संघ शक्तिशाली होगा तो ये कहां से लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर बोला जाए कि भारत के अंदर जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसके पास में होंगे? वो सेंटर के पास में होंगे, अर्थात संघ के पास में होंगे। वो भी कहां से लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो सबसे फेवरेट इनका जो क्वेश्चन होता है वो डीपीएसपी कि डीपीएसपी का जो विचार है, जो डीपीएसपी का जो विचार है हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी चीजें ली? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। तो ये चीजें हो गई साथियों। इसके अलावा जैसे आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो सस्पेंड होते हैं, यानी उनका स्थगन होता है, वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं जर्मनी से। कैसे याद रखोगे? जर्मनी के अंदर हुआ था हिटलर, और हिटलर ने क्या कर दिया? वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। तो जर्मनी से हमने क्या ले लिया? हमने मौलिक अधिकारों का स्थगन ले लिया गया। इसके अलावा जो विधि का शासन है, विधि का शासन,
विधि का शासन हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं लेके, ध्यान रखे ये वाइमर गणराज्य, जर्मनी का जो वाइमर गणराज्य था उस वाइमर गणराज्य के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। क्योंकि जब संविधान सभा के अंदर डिबेट चल रही थी तो BN राव से पूछा गया कि बताओ ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हम वाइमर गणराज्य से ले रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक तो समवर्ती सूची का विषय वहीं से लिया है। इसके अलावा जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का विचार तो कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से, जबकि जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, नंबर 4। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो ये आयरलैंड से ले लिया हमने। उसके बाद में मंत्रिमंडलीय सरकार, ये संसदीय प्रावधान है तो संसदीय प्रावधान हम कहाँ से लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो नंबर 1। उसके बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन अर्थात संघीय प्रावधान है तो संघीय प्रावधान हम कहाँ से लेंगे, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों, क्योंकि भारत में के आर्टिकल 1 के अंदर जो यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। दो तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो सी ऑप्शन साथियों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। अब देखो अभी तक हमने क्या किया है कि जो आरपीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन आरपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक का हमने एनालिसिस किया। जैसे 1919 के एक्ट को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, उसके अलावा 1935 के एक्ट को पढ़ लिया, संविधान सभा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, और हमारे संविधान के स्रोत क्या रहे हैं, अर्थात आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, वो चीजें जान लिए। अब हम क्या करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं, जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हो सकता है उनको क्या कर सकती है आरपीएससी रिपीट कर सकती है, तो उनका क्या कर लेते हैं, इनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का प्रस्ताव किससे संबंधित था, यूपीएससी प्री 2016 के अंदर पूछा है। आपको पता है कि 1919 का जो एक्ट था उस एक्ट को क्या बोलते हैं हम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं, जिसकी प्रस्तावना में लिखा था कि भारत में क्या किया जाएगा, उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें संघीय प्रणाली से संबंधित प्रावधान थे। तो किससे संबंधित प्रावधान है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड इश्यूज है। किससे संबंधित है, संवैधानिक सुधार से संबंधित मुद्दे थे। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सामाजिक सुधार नहीं, एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं, पुलिस के अंदर रिफॉर्म की बात हो रही है क्या, नहीं, अभी तो इसके अंदर किसकी बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय शासन के संदर्भ में जो द्वैध शासन है यानी डायआर्की गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रिंसिपल है वो किसे निर्दिष्ट करता है। अर्थात क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द्वैध शासन का जो मीनिंग होता है वो आपको पता है या नहीं, ये यूपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि 1919 के एक्ट से क्या किया कि केंद्र ने कुछ विषयों को को डेलीगेट किया प्रांतों को, और फिर इस प्रांतों को जो विषय डेलीगेट किए गए थे हमने उनको क्या कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस एक्ट में क्या कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। उसी को क्या बोला गया, द्वैध शासन, उसी को क्या बोला गया, डायआर्की गवर्नेंस। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि केंद्रीय विधानसभाओं को 2 सदनों में विभाजन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया गया, ऐसा स्टेटमेंट नहीं, सही नहीं है। 2 शासकों यानी कि एक लंदन से गवर्नमेंट चलेगी, दूसरी दिल्ली में गवर्नमेंट होना, ऐसा भी नहीं है। अभी तो क्या है कि प्रांतों को डेलीगेट विषय, केंद्र ने प्रांतों को क्या किया, विषयों को डेलीगेट किया, विभाजन नहीं किया, अपितु प्रत्यानियोजित किया या ट्रांसफर किया। उन डेलीगेट विषयों को क्या कर दिया गया, 2 भागों में विभाजन किया गया। ये 2 भागों में जो विभाजन किया गया प्रांतों के जो विषय हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, द्वैध शासन बोलते हैं। इनमें कुछ विषयों को आरक्षित रखा गया जबकि कुछ को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन यानी कि डायआर्की गवर्नेंस सिस्टम प्रारंभ किया गया। सही स्टेटमेंट है, ध्यान में रखें, पहले 1919 के अंदर प्रांतों में, फिर 1935 में कहां पे कर दिया द्वैध शासन, सेंटर में कर दिया।
अगला है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया। नहीं, ये 1919 के एक्ट से नहीं किया गया, अपितु ये प्रारंभ किया साथियों 1909 के एक्ट से। और मैंने आपको बताया कि 1919 के एक्ट से तो कौन सी कम्युनिटी को प्रदान किया गया? सिख कम्युनिटी को, ईसाई कम्युनिटी को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन कम्युनिटी को। अपितु ये किसके, जो मुस्लिम कम्युनिटी को के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ 1909 के एक्ट से कर दिया गया। अगला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए कि प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी अधिकारों का अंतरण अर्थात ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे विभाजन शब्द लिखा होता तब तो हम मानते 1935 का आंसर। तो 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन था संघवाद का, और संघवाद का तात्पर्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या होता है? विभाजन। जबकि 1919 के एक्ट में ये लिखा गया, मैं बार बार बता रहा हूं ये आपको, कि केंद्र क्या करेगा, कुछ विषयों को राज्यों को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, अंतरित करेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी अधिकारों का अंतरण, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रांतों को जो डेलीगेट किए गए थे, कई बार यूपीएससी डेलीगेट वर्ड यूज कर रहा है और कई बार यूपीएससी ट्रांसफर वर्ड यूज कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 1 और 3 जिसके अंदर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर वाला गलत है, तो ये चला गया, ये चला गया, और करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर जो प्रांतीय सरकारों के जो कार्य हैं, अर्थात जो एक तो आरक्षित यानी रिजर्व और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए, अर्थात रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर किन किन को सम्मिलित किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि आरक्षित विषय यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास उन चीजों को रखेगी जहां से या तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यू आ जाए, अर्थात पुलिस को अपने पास रख लेगी और न्याय प्रशासन को अपने पास में रख लेगी। और दूसरी बात, जहां से उसके पास में क्या आ रहा है बताओ? पैसा आ रहा है। तो भू राजस्व से क्या आ रहा था? पैसा आ रहा था। लेकिन जहां पे उनके बाहर पड़ रहा है वो किनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? वो प्रांतों को ट्रांसफर कर दिए। तो स्थानीय स्वशासन प्रांतों को दे दिया गया, और शिक्षा भी किनको दे दी गई? प्रांतों को दे दी गई। चिकित्सा भी किनको दे दी गई? प्रांतों को दे दी गई। तो देखो, पुलिस आरक्षित में था, न्याय प्रशासन आरक्षित में, भू राजस्व आरक्षित में, जबकि स्थानीय स्वशासन को क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? आरक्षित, अर्थात 1, 3, 4 और 2 नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सीधा सीधा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रांतीय स्वशासन, तो कभी क्या लिखा रहा है? प्रांतीय स्वशासन लिखा रहा है, कभी लिखा रहा है प्रांतीय स्वायत्तता की बात। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, क्योंकि इसकी सहायता से क्या कर दिया गया? 1935 के एक्ट की सहायता से प्रांतों में द्विज शासन की समाप्ति कर दी गई, और संघवाद का प्रोविजन था जिसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई थी, और जो प्रांतीय विषयों से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर कानून बनाने का अधिकार किनको देने की बात की गई? प्रांतों को देने की बात की गई। एक संघीय न्यायालय, मैंने अभी बताया कि 1935 के एक्ट के अंदर हमने जो न्यायपालिका से संबंधित इश्यू देखे थे, मैंने उनमें बताया आपको क्या किया गया? एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और फेडरल कोर्ट की स्थापना इसलिए की गई ताकि वो क्या कर सके? केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं उनका क्या कर सके? समाधान कर सके। और 1935 के एक्ट में क्या किया गया? भारतीय संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई। फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन था, लेकिन फिर इन्होंने अखिल भारतीय वर्ड लिखा है और इसको सही माना है। तो ये इसके अंदर आंसर के अंदर क्या माना गया था साथियों? तीनों ऑप्शन क्या माने गए? करेक्ट माने गए। लेकिन हमें ध्यान इसलिए रखना है, कभी मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि 1935 के एक्ट के अंदर भारतीय संघ या भारत में जो संघ की परिकल्पना की गई उसका प्रकृति किस प्रकार से थी? क्या वो यूनियन ऑफ इंडिया की बात थी क्या? नहीं। क्या वो फेडरेशन ऑफ इंडिया करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या ऑल इंडिया फेडरेशन की बात थी क्या? नहीं। तो इस प्रकार का अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट था, यानी जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी 21 वर्ष से आयु
21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए वोटिंग राइट की क्या की गई, रिकमेंडेशन की गई। अब देखो, मैंने बताया कि 1919 के एक्ट से केवल वोटिंग राइट किसको दिया गया, जो शिक्षित लोग थे उनको दिया गया, केवल संपत्तिशाली लोग थे उनको दिया गया, और जो संपत्तिशाली में भी वो लोग जो क्या कर रहे थे, टैक्स प्रदान कर रहे थे, टैक्स पेयर थे, उनको दिया गया। और जो संपत्तिशाली में भी अब बेस क्या रखा गया कि उनकी वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, 10,000 रुपए। अगर सभी पुरुषों को ही वोटिंग राइट नहीं दिया गया तो सभी महिलाओं को वोटिंग राइट देने की तो बात ही नहीं उठती है साथियों। तो इसका मतलब जब ये सभी वर्ड लिखा है ना, अगर ये स्टेटमेंट सभी महिलाओं वर्ड नहीं लिखे सभी पुरुषों की बात आता तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि केवल इसमें क्या किया गया, केवल जो संपत्तिशाली लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनको वोटिंग राइट प्रदान किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी महिलाओं को वोटिंग राइट प्रदान नहीं किया गया। तो उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रोविजन किया गया। मैंने बताया कि 1935 के एक्ट में क्या कर दिया गया, दलितों के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, इसके अलावा मजदूर समुदाय के लिए और महिलाओं के लिए सीटों को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। कुछ सीटें उनके लिए क्या कर दी गई साथियों, रिजर्व कर दी गई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल कौन सा कथन सही होगा, कथन नंबर 2। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि सभी, अगर यहाँ पे सभी महिलाएं नहीं होकर लिखा था सभी पुरुष, तो भी ये स्टेटमेंट गलत होता। तो यूपीएससी सभी वर्ड यूज करके। अगला क्वेश्चन साथियों कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच में किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था। अब देखो, ध्यान ये देना कि वर्ड क्या लिखा है, जो टेक्निकल टर्म लिखा है कि शक्तियों का विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ पावर। और डिवीजन ऑफ पावर किससे जुड़ा हुआ है, संघवाद से। और संघवाद की कौन से संघवाद की बात कौन से एक्ट में की गई, 1935 के एक्ट में। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, तो डिवीजन ऑफ पावर आती है, आपको समझ आना है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में 1935 का एक्ट है, वो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता कि कौन से एक्ट की सहायता से केंद्र द्वारा राज्यों को या ब्रिटिश प्रांत, उस समय ब्रिटिश प्रांत वर्ड यूज करते थे, तो ब्रिटिश प्रांतों को विषयों को अंतरित किया गया, यानी कि ट्रांसफर किया गया, विषयों को अंतरित किया गया या क्या किया गया, प्रत्यानियोजित यानी डेलीकेट किया गया, तब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता, तब 1919 वाले ने जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, वो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता साथियों, करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसे दी गई। मैंने बताया कि 1935 के एक्ट की सहायता से संघवाद की बात की गई, और संघवाद में क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। तो डिवीजन ऑफ पावर में जो तीनों सूचियां थी, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची का कॉन्सेप्ट किया गया। लेकिन जो अवशिष्ट विषय थे, वो अवशिष्ट विषय किनको प्रदान किए गए, वो प्रदान किए गए साथियों गवर्नर जनरल को। वो किसको प्रदान किए गए, गवर्नर जनरल को। तो बी स्टेटमेंट क्या, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि जब 1858 के एक्ट के बाद में हमने ये देख लिया कि भारत का एक वाइसराय होगा, तो ये अभी तक ये गवर्नर जनरल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। इसको समझ लो साथियों कि केंद्र में क्या होगा, एक ही व्यक्ति होगा, इसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल भी बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल अर्थात उस समय का राष्ट्रपति, और इसी को क्या बोलेंगे हम, वाइसराय भी बोलेंगे। अब गवर्नर जनरल कब बोलते थे, जब ये ब्रिटिश प्रांतों के लिए कार्य करता था या जो चीफ कमिश्नरेट है उसके लिए कार्य करता था, तब तो इसको बोलते थे गवर्नर जनरल। और जब यही व्यक्ति किसके लिए कार्य करता था, देशी रियासतों के लिए अगर कार्य करता था या देशी रियासतों से मिलता था, तब उसको क्या बोलते थे, वाइसराय बोलते थे। तो 1935 के एक्ट से जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई, वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। तो प्रांतीय विधानमंडल को प्रदान नहीं की गई, प्रांतीय राज्यपाल को भी नहीं की गई, और संघीय संविधान मंडल को भी प्रदान नहीं की गई। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ आते मैंने आपको बता दिया है, संघ संविधान समिति की बात की जाए या संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों की बात की जाए तो उनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेबी कृपलानी कौन थे साथियों, जेबी कृपलानी जो मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर आपको पता ही है किसके अध्यक्ष थे साथियों,
जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। फिर से अगला क्वेश्चन है वो संविधान के सोर्स क्या है और वो संविधान, हमारे जो संविधान है उस संविधान के अंदर कौन कौन से प्रावधान है और वो प्रावधान कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है या वहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, तो डीपीएसपी का अभी मैंने बताया आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, नंबर 4। उसके बाद में संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य की समवर्ती सूची, ये ध्यान में रखें, ये कहाँ से लिया दोस्तों? हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, नंबर 1। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रस्तावना की भाषा और जो संघ एवं राज्यों के बीच में जो समवर्ती सूची है उससे संबंधित प्रोविजन। लेकिन अगला है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ अधिक शक्ति, संघ में क्या है? अधिक शक्ति नीति है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। मैंने कहा कि भारत में जो संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से प्रभावित है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो ये इसमें आ जाएगा 2। तो जो ये ऑप्शन हो जाएंगे ये करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये साथियों हमने डिस्कस किया कि 1919 यानी जो 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, और जो संविधान के जो हमारे स्रोत रहे हैं, यानी कि कौन कौन से देश के संविधान हमारे संविधान के स्रोत रहे हैं, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि कभी ना कभी आरपीएससी की नज़रें इस क्वेश्चन पे जरूर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि साथियों चीन के अंदर एक नेता हुए जिनका नाम था माओ। इन माओ ने कहा कि आधा आसमान तो महिलाओं ने उठा रखा है। इन्होंने क्या कहा कि आधा आसमान तो महिलाओं ने उठा रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस प्रकार की नीतियां बनाए कि इन महिलाओं की सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। और वर्तमान समय में भी बार बार ये मांग चल रही है कि क्यों न, जब आधी जनसंख्या महिलाओं की है तो आधी जनसंख्या संसद के अंदर और आधी जनसंख्या विधानसभाओं के अंदर महिलाओं की क्यों नहीं है। तो उसके लिए समय समय पर इनके रिजर्वेशन, महिलाओं के रिजर्वेशन की मांग भी की जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग चल रही थी, उस समय किन किन महिलाओं ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में वो अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो पहले जो फैक्ट आपको याद रखना है, वो फैक्ट तो याद रखना है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? कुल महिलाएं थी 15। अगर कभी भी ऐसा फैक्ट पूछा जाए, क्योंकि भाई संविधान सभा के अंदर कुल कितने सदस्य थे वो तो आप रट रट के पागल हो गए। अब वो क्या पूछेंगे कि कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। और जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक के अंदर कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अब इनमें से सभी महिलाओं का नाम आपको याद नहीं करना है, लेकिन 6 से 7 ऐसी इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं जिनका आपको नाम पहले से याद है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में ये देखना है कि वो संविधान सभा में भी उन महिलाओं की क्या थी? भागीदारी थी। नंबर 1 पे है विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और ये जो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। उसके अलावा नंबर 2 पे है राजकुमारी अमृत कौर, और ये राजकुमारी अमृत कौन थी साथियों? जो स्वतंत्र भारत में जो पहली कैबिनेट बनी थी, उस कैबिनेट के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। उस नंबर 3 पे है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी साथियों? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। नंबर 4 पे है सुचेता कृपलानी, और ये अगर भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कौन है? सुचेता कृपलानी। उसके बाद में जो हंसा मेहता है, ये हंसा मेहता कौन थी साथियों? ये उस समय जो ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन अर्थात अखिल भारतीय महिला महासंघ था, उसकी अध्यक्ष थी हंसा मेहता। उसके अलावा 2 ऐसे ही नाम याद रख सकते हो कि एक कमला चौधरी थी, एक मालती चौधरी थी, यानी 2 के पीछे ये नाम है तो चौधरी नाम से याद रख लेना। उसके बाद में अगले जो 3 नाम है वो इंपॉर्टेंट है। एक है दाक्षायणी वेलायुधन। ये दाक्षायणी वेलायुधन कौन थी साथियों? की उस समय जो दलित समुदाय है, जो दलित कम्युनिटी थी, उसको रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी, या अभी जिनके लिए हम ऐसी वर्ड यूज करते हैं शेड्यूल कास्ट, जिनके लिए संविधान में जो वर्ड यूज किया गया है, उस शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेटिव किसके द्वारा किया जा रहा था? महिलाओं की अगर बात की जाए तो वो थी साथियों दाक्षायणी वेलायुधन।
अगली महिला है साथियों की बेगम एजाज रसूल। ये किस पार्टी से संबंधित थी दोस्तों? मुस्लिम लीग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? मुस्लिम लीग से संबंधित थी। उसके बाद में नंबर 14 पे है एनी मस्क्रीनी। एनी मस्क्रीनी का फैक्ट आपको याद रखना है कि ये कहाँ से रिलेटेड थी? देसी रियासतों से। कि जब देसी रियासतों, सभी देसी रियासतों से कौन आ रहे थे साथियों? राजा महाराजा आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में एनी मस्क्रीनी देसी रियासतों से एकमात्र महिला थी। देसी रियासतों से एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्क्रीनी थी, जो कि कोची त्रावणकोर, वर्तमान समय का जो केरल है, वहां से संबंधित थी। लेकिन मुस्लिम लीग में से एकमात्र महिला कौन थी? वो थी बेगम एजाज रसूल थी। इसके अलावा जो एसी कम्युनिटी है, उस एसी कम्युनिटी से एकमात्र महिला कौन थी? वो थी दोस्तों दाक्षायणी वेलायुधन। तो ये फैक्ट भी आपको साथियों याद में रखना है। और फैक्ट में ये भी आपको याद रखना है कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित थी दोस्तों? कुल 15 महिलाएं सम्मिलित थी। तो दोस्तों ये आज का हमारा जो डिस्कशन हुआ, जिसके अंदर हमने संविधान सभा से संबंधित इश्यू देखे और संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है उससे संबंधित इश्यू देखे। अब क्या होगा? अब जो ये आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, उन क्वेश्चन के फॉर्मेट और इनके जो भी आंसर हैं वो आप सभी को कहाँ पे उपलब्ध होंगे दोस्तों? कलाम एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों।